सभी को नमस्कार। आज हम लोग संविधान का एक टॉपिक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट पढ़ने जा रहे हैं। यह संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते ही हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार जो है कि व्यक्ति के नैतिक आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना हम जो उचित ज़िंदगी है, जो स्वस्थ ज़िंदगी जीना है, वो नहीं जी पाते हैं। तो इसके लिए हमको इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तित भी करा सकते हैं। अर्थात यदि हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के माध्यम से इसको लागू करवा सकते हैं। और ये जो मौलिक अधिकार है उसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आगे देखते हैं मौलिक अधिकार 6 प्रकार का होता है। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार होते हैं? पहला होता है समानता का अधिकार। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा होता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा होता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और आखिरी छठवां होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार है। देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 है। इसको हम लोग भाग के टॉपिक में देखे थे। तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के हैं, संविधान के भाग 3 में हैं। अब ये जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30 है। और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था। पहले जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था 7 था, वो उसको अब हटा दिया गया है। अब केवल 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। तो आगे इसके बारे में हम एक एक पूरा डिटेल देखते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार, अर्थात विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता कहने का तात्पर्य है कि जो देश में के लिए कानून बना है संविधान, उसके लिए हर एक नागरिक, चाहे वो जनजाति क्षेत्र हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आम नागरिक हो, जो कानून बना है वो सबके लिए समान है। इसलिए विधि के समक्ष समानता। किंतु इसमें एक अपवाद है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद में रहते हुए वो अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होते, या उनको उनके पद में रहते हुए बिना कोई 14 दिन पूर्व सूचना दिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रपति के लिए इसमें आपका प्रावधान किया गया है। दूसरा देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता की बात कही गई है। सामाजिक समानता। सामाजिक समानता कहने का तात्पर्य है कि जो जन्म, मूल, वंश, लिंग, इनके आधार पर आप सामाजिक भेदभाव नहीं कर सकते। अर्थात गांव में जो प्रचलन रहता है कि सार्वजनिक स्थल है, जैसे तालाब है, नदी है, घाट है, मोहल्ला होता है, उसमें क्या है ST लोग के प्रति कि इनके लिए अलग घाट होगा, इनके लिए अलग घाट होगा, तो उनको सामाजिक समानता का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 15 के तहत। किंतु इसमें ये एक जोड़ा भी गया है कि जो राज्य सरकार है वो विशेष जो पिछड़ी हुई जो लोग हैं या जनजाति हैं, उनके लिए सरकार विशेष उपबंध कर सकती है। अगला अनुच्छेद देखते हैं 16। अनुच्छेद 16 में कहा गया अवसर की समानता। अवसर की समानता। अवसर की समानता कहने का तात्पर्य है कि सरकार द्वारा कोई भी नियुक्ति में आपका भेद नहीं किया जाएगा। अवसर की समानता, सभी नियुक्ति के लिए विशेष समान रूप से पात्र होंगे
किंतु इसमें एक और अपवाद है कि राज्य सरकार जो है अनुच्छेद 16(3) के तहत निवास प्रमाण पत्र की मांग कर सकती है, निवास प्रमाण पत्र, और 16(4) और 5 के तहत आपका अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति और नियुक्ति में आरक्षण दे सकती है। तो ये है आपका 16(4)(5) के तहत ही आरक्षण का जो मुद्दा है वो उभर कर सामने आता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, जो अस्पृश्यता जो प्रचलित थी हमारे देश में उसको 1976 अस्पृश्यता अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब किसी भी जो ST SC है उनके साथ यदि अस्पृश्यता करते हैं तो ये कानूनी रूप से आपका दंड का प्रावधान किया गया संविधान में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 17 हो गया। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधि का अंत। उपाधि का अंत अर्थात कोई भी उपाधि आप ग्रहण नहीं कर सकते। इसका सिर्फ दो अपवाद है, सेवा से रिलेटेड और सेना से रिलेटेड। सेना में जितने भी कर्नल मेजर ये उनका रैंक होता है तो वो एक उपाधि है, और सेवा अर्थात जो टीचर वगैरह हैं, प्रोफेसर हैं, उनको सेवा और सेना इनमें दो उपाधि जोड़ सकते हैं। और एक और चीज इसमें याद रखना कि हमारे देश का कोई भी नागरिक यदि विदेश से उपाधि ग्रहण करता है तो उसको सबसे पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा। तो ये है उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 19 में देखते हैं। अब अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 4-5 पार्ट बांटा गया है। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 19A में है आपका प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता है अर्थात बोलने की स्वतंत्रता है। अर्थात देश का कोई भी नागरिक सरकार के किसी भी टॉपिक में आपका वो अपना मत रखने के लिए, बोलने के लिए प्रेस की आज़ादी है, उसको अपना बात रखने के लिए वो स्वतंत्र है। दूसरा है B में देखते हैं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें होना चाहिए मतलब बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, शस्त्र धारण करके नहीं। C में देखते हैं आपका संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संघ बना सकता है। D में आपका देखते हैं आवागमन की स्वतंत्रता है। E में देखते हैं आवास, भारत के किसी भी, संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य में आपका आवास करने की स्वतंत्रता है। और आखिरी है आपका व्यापार करने की स्वतंत्रता है, व्यापार की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार ये 19 ABCD करके 6 पार्ट में है। सबसे पहले प्रेस, फिर सम्मेलन, फिर संघ, आवागमन, फिर आवास और व्यापार। यह है 19 का 6 पार्ट ABCD। आगे देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण अर्थात जिस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कानून लागू है या जो दंड है उसी के तहत आपका दंड दिया जा सकता है। इसके लिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उसके दोषी को उस समय जो 16 साल उम्र पार कर चुका था, लेकिन उस समय हमारे देश में कानून था कि 18 वर्ष से ऊपर आयु को ही फांसी का सजा दिया जा सकता है। किंतु बाद में कानून बना कि 16 वर्ष तक को दिया जा सकता है। किंतु अभी जब वो घटना हुआ था उस समय यह कानून नहीं बना था, इसलिए आज वो कानून का फायदा उठाकर आज स्वतंत्र है। तो इसका दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है अनुच्छेद 20। आगे देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहने का तात्पर्य है कि आप चाहे जेल में रहे चाहे कहीं भी रहे, आपको भोजन, वायु और कपड़ा से वंचित नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, शब्द याद रखना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ये जो हम अनुच्छेद 20 और 21 पढ़े हैं उसको आपातकाल के दौरान भी आपका
विघटित नहीं किया जा सकता, अर्थात समाप्त नहीं किया जा सकता। इसमें बाद में जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। इसमें 14 व 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके पेरेंट्स को शिक्षा दिलाने के लिए उसको पाने का अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार। यह अनुच्छेद 21 का, इसको बाद में जोड़ा गया। आगे देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कहा गया है आपका गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी से विरुद्ध कहने का संरक्षण, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है तो उसे थाना द्वारा, पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर उसे समक्ष, जो नजदीक से नजदीक न्यायालय है उसमें आपका पहुंचाना जरूरी है। और जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो अपने मनपसंद का वकील रखने का भी उसको अधिकार है। तो यह आपका गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 के तहत बालात श्रम को प्रतिबंधित किया गया है, बालात श्रम या बेगार प्रथा, बेगार प्रथा को समाप्त किया गया। अनुच्छेद 24 के तहत जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनको संकटपूर्ण काम में नहीं लगाया जा सकता। तो बालात श्रम कहने का तात्पर्य है इसी अनुच्छेद के तहत आपको वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित किया गया है, अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 24 के तहत जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनको आपको संकटपूर्ण काम में नहीं लगाया जा सकता। यह है बाल श्रम। बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया अनुच्छेद 24 के तहत। बाल श्रम प्रतिबंधित और बालात श्रम 23 के तहत। आगे देखते हैं अनुच्छेद 25। तो आपका अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक का है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 के तहत कहा गया है आपको धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, धर्म अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। अर्थात कोई भी नागरिक भारत का, चाहे मैं हिंदू धर्म को मानूं, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिस भी धर्म को मानूं, उसके लिए मैं अबाध रूप से स्वतंत्र हूं। इसी के तहत जो आप देखे होंगे कि सिखों का जो कृपाण धारण करने का स्वतंत्रता है, वो अनुच्छेद 25 के तहत उनके धर्म की स्वतंत्रता के तहत आता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 26, धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता कहा गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता है, अर्थात धर्म के प्रति प्रबंध करने की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 26 के तहत दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 27, कर न देने की छूट। अर्थात यदि आप कुछ धार्मिक कार्य कर रहे हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, यदि उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए कर देने से छूट दिया गया है सरकार द्वारा। 28 देखते हैं आपका, इसके तहत धार्मिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हैं इसके तहत। यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। यह दिया गया अनुच्छेद 29 और 30 में। इसके तहत आपका जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, अल्पसंख्यक वर्ग है उसको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग को जो मदरसा स्थापित करने की जो छूट दी गई है, मदरसा मुसलमानों के लिए, वो दिया गया अनुच्छेद 30 के तहत। तो ये आपका 29 और 30 है। एक अनुच्छेद देखना है 31,
अनुच्छेद 31 को याद रखना है। पहले संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, किंतु इसे अभी हटा दिया गया है। ये 31 अनुच्छेद में था, इसको हटा करके 300 क में जोड़ दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब वर्तमान में ये क्या है, विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। तो यह अनुच्छेद 31 अभी अधिकार से इसको समाप्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 32। 32 के तहत दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहने का तात्पर्य है कि हम अभी तक जो भी अनुच्छेद पढ़े हैं 14 से लेकर 30 तक, यदि उसमें से हमारा किसी भी अधिकार का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा करके अपने अधिकार के प्रति हम वहाँ दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत। इसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इसमें हाई कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 और 226। तो इसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। तो उसको देखते हैं कौन कौन सी रिट जारी कर सकते हैं। सबसे पहला है अधिकार परीक्षा, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये 5 प्रकार के रिट जारी किया जा सकता है। इसको समझ लेते हैं। अधिकार परीक्षा अर्थात कोई भी जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनको अधिकार दिया गया, उनके नियुक्ति के समय उनको जो भी सर्टिफिकेट मांगा जाता है उसको कभी भी चेक किया जा सकता है कि आप किस अधिकार से उस पद पर बने हुए हैं। परमादेश का अर्थात है कि जो भी गवर्नमेंट सर्विस है उसको यदि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसके कर्तव्य के पालन के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया जा सकता है। प्रतिषेध अर्थात जो उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय को आदेश देता है या मना करता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार से ज्यादा का काम मत कीजिए और वो उसको अपने पास बुला लेता है। ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये न्यायिक रिट है दोनों। अंतिम है बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात जो भी यदि गिरफ्तार किया जाता है किसी भी व्यक्ति को तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके उसको सशरीर उपस्थित करो, न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया जा सकता है। जो हम लोग अनुच्छेद 22 में पढ़े हैं कि उनको 24 घंटे के अंदर आपको जो सबसे नज़दीक का न्यायालय है वहाँ उपस्थित करना होता है, और यदि नहीं करता है तो उसे अपने मनपसंद वकील लगा करके इस रिट को लागू करवाने का अधिकार दिया गया। तो ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं हम अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। और एक चीज देखते हैं कि ये जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है ये तो हम देख ही चुके हैं। तो ये था आपका मौलिक अधिकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका संविधान का, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35। तो इसको आपको कोशिश करिए कि आपको एक एक अनुच्छेद याद हो और जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं उसमें कौन से अनुच्छेद में क्या है और क्या उसमें आपका सीमाएं दी गई है उसको याद रखना है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।